नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णावली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था देख रहे थे, इंडियन इकोनॉमी, जिसका हम फर्स्ट पार्ट देख लिए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है। दोस्तों, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, और जिसमें हम हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिए हैं, इकॉनमी शुरू किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार देखते हैं। 14 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुए हैं। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो एग्री उड़ान। डिटेल देखते हैं दोस्तों। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो कितने? 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। वस्तु एवं सेवा कर के से क्वेश्चन जो बने हैं अभी तक देख लेते हैं। तो वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्च प्रतिशत स्लैब कितना है? उच्च प्रतिशत स्लैब? तो 28% है। इसका डिटेल देखते हैं। गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक कर व्यवस्था में वर्तमान में 5 स्लैब हैं। 0% है, 5% है, 12% है, उसके बाद जो है 18% है, फिर क्या 28% है। सबसे ज़्यादा 28% जीएसटी ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर है। सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है किस पे है? तो 28% तो ऑटोमोबाइल और विलासिता की वस्तुएं पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो कितने घटक में? 2 घटक में। डिटेल देखते हैं। वस्तु सेवा कर को 2 घटकों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय कर तथा राज्य कर। केंद्रीय कर सीजीएसटी और राज्य कर एसजीएसटी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था। अर्थव्यवस्था विविध देखते हैं।
2019 से 20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? कितनी? तो 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। डिटेल देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम मनरेगा कार्यक्रम हेतु कुल जो है 60,000 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है, जबकि इससे पूर्व वर्ष 2018-19 में मनरेगा को 55,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। बजट 2020 से 21 में देखते हैं, मनरेगा हेतु जो है 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये नया आंकड़ा जो है याद रखिएगा आप लोग। 20 से 21 में मनरेगा हेतु कितना? तो 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मई 2020 में भारत सरकार द्वारा मनरेगा हेतु 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। 21 वाला याद रखिएगा आप लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। 2020 से 21 में मनरेगा हेतु 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो अनुमोदित किया गया है 17-18 के लिए। 17-18 के लिए। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MSK वर्ष 2017-18 से 19-20 तक के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हुआ, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हुआ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हुआ तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। महिला सशक्तिकरण के तहत ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 75%। एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें लाभार्थी का हिस्सा 10% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1948 में प्रारंभ किया गया। डिटेल देखते हैं। स्वतंत्रता के 50 कृषि को समृद्धशाली बनाने के लिए एक्सटेंशन प्रोग्राम्स नीति के तहत वर्ष 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसान की कृषि के आधुनिकतम तकनीक एवं बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? किस योजना को तो किसान विकास पत्र को शुरू किया है। अगला डिटेल देखते हैं। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है, जिसमें निवेश को तय समयावधि के बाद दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ भारत के डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये में उपलब्ध है। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 रुपये में उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई है। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु हैं, किशोर हैं, तरुण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी देगा? तो कौन देगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना देगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, डी ऑप्शन सही है। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। वर्ष 2024 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना। इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। किसके अलावा? तो 100 स्मार्ट सिटी मिशन सही है। अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये भी शामिल है। हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास उन्नति योजना, ये भी सम्मिलित है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो यही अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, यही सम्मिलित नहीं है। डिटेल देखते हैं। 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्तीय या निधि फंड उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित है 100 स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन सही है। हृदय राष्ट्रीय विरासत शहर विकास उन्नति योजना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजाति समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की शुरुआत की है। दी गई जानकारी में मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजाति समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। किसकी? तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की। डिटेल देखते हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति समुदाय अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन है अमृत। डिटेल देखते हैं। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवासीय और शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार जो है 25 करोड़ से अधिक नहीं होता है। डिटेल देखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में लाल किले में स्टार्टअप इंडिया योजना की घोषणा की थी तथा यह योजना 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ हुई थी। यह योजना उन संस्थाओं पर लागू होगी जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया है। बजट 2020 से 21 में वित्त मंत्री ने यह सीमा 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव पारित किया। 22 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रारंभ हुआ? तो अप्रैल 2014 से। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो कृषि उत्पादन बेचने के लिए। ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो कृषि उत्पादन बेचने के उद्देश्य से। डिटेल देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई-रकम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। डिटेल देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लाई गई। इसके माध्यम से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। 12 मानदंड है, एक सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिए, इतना तो नहीं याद हो। अगला क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत की गई है। अगला डिटेल देखते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लक्ष्य 2018 से 19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित है। कितना संरक्षित? भारत सरकार का लक्ष्य 2018 से 19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का 50% संरक्षित करना है। 50%। डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार की 2 वर्ष पुरानी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना ने वर्ष 2017-18 में 47.5 मिलियन हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र को कवर किया है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2018 से 19 में फसल क्षेत्र के कवरेज को 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। 2018 से 19 में फसल क्षेत्र के कवरेज को 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है केंद्र सरकार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि निवेश किया गया है? तो कितना? तो 50,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? तो 50,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए राशि का निवेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई है? तो 1998 से 99, 1998 से 1999 तक लागू की गई, 98 से 99 में। चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे उस टाइम द्वारा की गई। यह योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी फसल है। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, परंतु किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदार व्यापारिक बैंक की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है किसान क्रेडिट कार्ड? तो नाबार्ड द्वारा नहीं होता है, बाकी सहकारी बैंकों द्वारा निर्गत किया जा सकता है, व्यापारिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। ओनली नाबार्ड द्वारा नहीं किया जा सकता। सहकारी बैंकों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, तीनों के द्वारा किया जा सकता है। डिटेल देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड सामान्यतः नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। डिटेल देखते हैं, विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न योजना कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल जो है 15 अगस्त 1995 शुरू की गई थी। यह योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 से इस योजना को संशोधित तथा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया है। 1 अक्टूबर 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों के संबंध में लागू है। मध्याह्न योजना कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के लिए अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो कितनी आवृत्ति पे? तो दैनिक आवृत्ति पे करनी चाहिए, दैनिक है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित
जिसके तहत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ है? तो कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर हुआ है। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? तो किसके लिए लागू की गई है? तो ये प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। चाय, कॉफी, रबर ये सब नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। डिटेल देखते हैं। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई। भारत में पहली बार वर्ष 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया था तथा वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। नई PSF घोषणा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? तो कौन सा प्रावधान नहीं है? तो यही ऑप्शन डी नहीं है। पुनर्वास लाभ यही नहीं है। बाकी विकलांगता लाभ और अंतिम सरकार लाभ और मातृत्व लाभ ABC तीनों राइट है। डिटेल देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 में किया गया है। इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ वर्णित हैं। 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है चिकित्सा लाभ है, नंबर 2 है बीमारी लाभ है, नंबर 3 विकलांगता लाभ है, नंबर 4 जो है मातृत्व लाभ है, 5 जो है आश्रित लाभ, 6 जो है अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं जो है प्रसूति व्यय है। ये 6 लाभ हैं। आप लोग देख लीजिए लाभ। अगला क्वेश्चन है हमारा। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजीव आवास योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। डिटेल देखते हैं। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना शुरू की गई। यह योजना 2011 में प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन अवधि जो है 2013 से 2022 तक है। तो आप लोग याद रखिएगा, योजना की अवधि क्या है? 2013 से 22 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो क्या है? 25% 7,500 रुपये है। डिटेल देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एक अधिकतम आर्थिक सहायता
सब्सिडी धनराशि क्रमशः 25% तथा 7,500 रुपये है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, बाबा साहब अम्बेडकर प्रोत्साहन रोजगार योजना रखा जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही SC ST दिव्यांगों को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये तथा सामान्य जाति को जो है 25% अथवा अधिकतम जो है 50,000 रुपया, जो भी कम हो, एक ऋण अनुदान दिया जाएगा, तक का ऋण अनुदान दिया जाएगा। SC ST के लिए 35% अनुदान या मतलब अधिकतम कितना, तो 70,000। वहीं सामान्य जाति के लिए 25% और 50,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत क्या है? तो 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की औसत इकाई लागत जो है 80,000 रुपया या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय जल उपलब्ध होना चाहिए? 2022 तक कितना जल प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए? तो 70 लीटर प्रति व्यक्ति। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। टारगेट लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए, ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।